हेलो फ्रेंड्स, लाइव ऑन अर्थ चैनल में आपका स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आगे का हिंदी राष्ट्रभाषा में भाषा विज्ञान में हम आगे का पढ़ते हैं। तो पहले हम कुछ बता चुके हैं मेन तथ्य, फिर उसी में आगे का है। भाषा विज्ञान में जॉर्ज ग्रियर्सन एवं जूल ब्लॉक ने महाराष्ट्रीय प्राकृत। तो पहले हम ये महाराष्ट्र के बारे में बता चुके हैं। हॉर्नले के द्वारा बताया वो है महाराष्ट्री शब्द का व्युत्पत्ति की कैसे है। फिर और जॉर्ज ग्रियर्सन एवं जूल ब्लॉक ने महाराष्ट्री प्राकृत से मराठी की उत्पत्ति माना है। तो जॉर्ज हॉर्नले का था और अब आगे है जॉर्ज ग्रियर्सन एवं जूल ब्लॉक ने। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं जूल ब्लॉक ने महाराष्ट्री प्राकृत से ही मराठी की उत्पत्ति मानी है। तो पहले तो अपन ने देखा ये था कि पहले क्लास में है, एक क्लास इससे पहले का है, उसमें हॉर्नले के अनुसार क्या है, राजस्थानी और ये मध्य प्रदेश की भाषा का है मराठी, और ये वो हॉर्नले के द्वारा है। और ये जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा है कि जॉर्ज ग्रियर्सन जूल ब्लॉक ने महाराष्ट्री प्राकृत से मराठी की उत्पत्ति मानी है। भरत मुनि के ने दक्षिणात प्राकृत भाषा को का भेद महाराष्ट्री के लिए किया है। तो इस प्रकार कंफ्यूजन होती है एग्जाम में कि कौन क्या कहा है। तो फिर इसमें ध्यान रखना होता है कि इसमें कंफ्यूजन होती है कि पहले तो एक कुछ और है फिर दूसरा कुछ और है। तो बार बार पढ़ के इसको एकदम ध्यान में बैठाना होता है। फिर गलतियां नहीं होती है। भरत मुनि के अनुसार दक्षिणार्थ प्राकृत की भाषा भेद महाराष्ट्री के लिए किया है। दक्षिणार्थ प्राकृत के लिए भरत मुनि ने किया है। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि भरत मुनि ने किस मद में किया है, दक्षिणार्थ प्राकृत में का भेद महाराष्ट्री के लिए किया है, दक्षिणार्थ प्राकृत के लिए। और फिर अवंती और वाहिलिक वाहिलिक ये दोनों भाषाएं मराठी में भाषा के अंतर्भूत हैं। तो फिर ये भी है प्रश्न कि अवंती और वाहिलिक ये दोनों भाषाएं महाराष्ट्री है, तो यह भी याद रखना है। और डॉक्टर मनमोहन घोष और डॉक्टर सकुमार सेन का अभिमत है कि मराठी प्राकृत सौरसेनी का ही विकसित रूप है। तो फ्रेंड्स, यह ऑथेंटिक बुक है। हरदेव बाहरी से भाषा विज्ञान और व्याकरण है इसमें, तो इसलिए यह ऑथेंटिक है। तो इसका एक नज़र ध्यान से डालने का है कि कभी कोई प्रश्न आ जाए तो अपने से छूटे नहीं। आचार्य दंडी ने अपने प्राकृतिक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ और महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा बताया। आचार्य दंडी ने क्या बताया है अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य दर्श में। दंडी का क्या है, एक और ये प्रश्न बन आ गया उससे काव्य शास्त्र से। तो ये काव्य दर्श दंडी का है, महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा बतलाया है। तो आचार्य दंडी ने महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट भाषा बताया है। फिर इनके संस्कृत में कुछ है, महाराष्ट्राश्रया भाषा प्रकृष्टम प्राकृतम विदु साग्रह सुक्ति रत्नानाम सेतु बंधादि यन्यम वायम। तो इस प्रकार संस्कृत के भी ये पद दिए जाते हैं। तो किनका है, तो ये ध्यान में रखना है, मतलब याद ही करना है। आ जाएगा यह, तो फिर किनका आएगा, तो दंडी का आएगा। महाराष्ट्र श्रेया भाषाम प्रतिष्ठम। तो इस प्रकार से और किन्हीं का नहीं है, इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं कि ये महाराष्ट्री प्राकृत में की गई प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। तो महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखी गई है राजा हाल कृत गाहा सतसई। गाथा, गाहा को गाथा कहा जाता है।
तो हिंदी का भी है इसमें शब्द प्रसेनकृत रावण बहो सेतु बंध वाक्पतिकृत गौ बहो गोडबध। अब ये आजकल तो क्वेश्चन में कुछ भी आएगा। वाक्पतिकृत गढ़ बहो मीन्स क्या होगा, ये भी पूछ सकता है। तो गॉड बध है। और रावण बहो सेतु बंधा, प्रवसेन कृत रावण बहो सेतु बंधा, जय वल्लभ कृत बज्जा बज्जा लग, हेमचंद्र कृत कुमार पाल चरित्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हेमचंद्र के कृत कुमार पाल चरित्र है, तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर शौरसेनी प्राकृत मूलतः सूरसेन और मथुरा के आसपास की बोली थी। शौरसेनी कहाँ की बोली थी? मूलतः सूरसेन और मथुरा की। सॉरी, बार बार ये हाथ चला जाता है। शौरसेनी प्राकृत मथुरा और आसपास की बोली थी। मध्य प्रदेश की भाषा होने के कारण शौरसेनी बहुत आदर था। ये मध्य देशम विवसती और कवि सर्वभाषा निष्णात। डॉक्टर पिसेल के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ है। शौरसेनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। आचार्य भरत मुनि ने लिखा है कि शौरसेनम समाश्रित भाषा कार्य तु नाटके। विद्वानों ने शौरसेनी प्राकृत का आधार भिन्न भिन्न बताया है, जो निम्नलिखित हैं। विद्वानों ने शौरसेनी प्राकृत का भिन्न भिन्न बताया है, जो निम्नलिखित हैं। विद्वान है बररुचि, रामर्षमन और पुरुषोत्तम रामर्षमन। तो देखिए ये ऑथेंटिक बुक है, तो इसलिए इसका ध्यान में रखना है। नहीं, प्रश्न बनता ही है। अब आजकल कहीं से भी उठा दिया जाता है प्रश्न। जब एक अपन फिर प्रश्न को ढूंढते हैं तब पता चलता है कि इस बुक से है, तो फिर आगे के लिए पढ़ा जाता है, फिर आगे पैटर्न चेंज आ जाता है। तो इसलिए अभी तो कुछ विश्वास ही नहीं रखना है। जहाँ जहाँ ऑथेंटिक बुक है सभी पढ़ना है, जिससे अपने को हायर एजुकेशन में, मतलब यहाँ हायर एजुकेशन में कुछ ये नहीं दिया जाता है कि इसी बुक से पूछा जाएगा। कहीं भी कोई भी ऑथेंटिक व्याकरण और हिंदी साहित्य से ले लिया जाता है। तो बररुचि का है शौरसेनी के आधार पर बररुचि संस्कृत प्राकृतिक संस्कृतम। रामस्मरण महाराष्ट्री विरच्यते संपत्ति शौरसेनी पूर्वे। तो यह मिलान में भी आ सकता है। और पुरुषोत्तम संस्कृत तथा महाराष्ट्री संस्कृतानुमानाद बहुलम तथा शेषे महाराष्ट्री। तो इस प्रकार से एक एक नज़र डालने, ध्यान से डालने का है। कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो अपने अपने क्या तुक्का भी लगा सकते हैं। जब थोड़ा बहुत तो कुछ एक बार नज़र दिया जाता है तो तुक्का भी काम आता है, नहीं तो उसमें कभी देखा ही नहीं रहता है, तो अननोन प्रश्न देखकर दिमाग ऐसा हो जाता है कि कहाँ से आ गया, तो अपने तो गलत ही होगा, पहले से ही ये देख के हो जाता है, फिर गलत होता है। तो ये इसका मिलान में आ सकता है। विद्वान है और शौरसेनी के आधार हैं बररुचि तो संस्कृत है, रामर्षण महाराष्ट्री है, पुरुषोत्तम संस्कृत और महाराष्ट्री है। बरुचि ने शौरसेनी प्राकृत को ही प्राकृतिक भाषा का मूल जाना है और शौरसेनी प्राकृत का है। पैशाची प्राकृत को पैशाचकी, पैशाचिका, ग्राम्य भाषा, भूत वचन, भूत भाषा आदि नामों से पुकारा जाता है। फिर जॉर्ज गिरियर्सन का ध्यान में रखना है। जॉर्ज गिरियर्सन ने पैशाची भाषा लोगों का आदि वास स्थान और उत्तर पश्चिम सॉरी, ये बार बार रस लाने में चला जा रहा है। जॉर्ज गिरियर्सन ने पैशाची की भाषा आदि वास स्थान उत्तर पश्चिम और पंजाब का अफगानिस्तान को माना है। जॉर्ज गिरियर्सन ने पैशाची भाषाभाषी लोगों का आदि वास स्थान कहाँ माना है? उत्तर पश्चिम पंजाब, तो अफगानिस्तान को माना है तथा इसे दर्द से प्रभावित बताया है। तो यह ध्यान में रखना है,
क्योंकि यह आर और ए और आर के कथन में भी आ सकता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने 85 भाषा लोगों का आदिवास स्थान उत्तर पश्चिम पंजाब और अफगानिस्तान को माना है। यह दर्द से प्रभावित है। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन का बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, जो ये मेन कवि माने जाते हैं और वैज्ञानिक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे का देखते हैं। ग्यारह। लक्ष्मीधर ने अपने प्रसिद्ध लक्ष्मीधर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सर्वभाषा पर, ये इसमें है, सर्वभाषा चंद्रिका में राक्षस पिशाच और नीच पात्रों के लिए पैशाची भाषा का प्रयोग किया बतलाया गया है। और पिशाच ने सेचु पैशाची द्वितीयम भवेत। मार्कंडे ने प्राकृत सर्वस्व में के कई पैशाची और सौरसेनी पैशाची और पांच पांचाल पैशाची, इन 3 प्रकार के पैशाची भाषाओं का 3 देशों के आधार पर नामकरण किया है। तो बिल्कुल ही इसको ध्यान में रखना है। मार्कंडे जी ने किनको किसको किसको माना है, तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है। प्राकृतिक सर्वस्व में के कई पैसाची, सौरसेनी पैसाची, पांचाल पैसाची, इन तीन 3 प्रकार की पैसाची भाषाओं को 3 देशों के आधार पर नामकरण किया है। मागधी प्राकृत मध्य प्रदेश की भाषा रही है। मार्कंडे ने सौरसेनी के मागधी की भी उत्पत्ति बताई है। मागधी सौरसेन नीत है। मागधी के शाकाहारी, चांडाली और साबरी, ये 3 प्रकार मिलते हैं। मागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। मागधी का ये प्रश्न आ सकता है कि मागधी का कहाँ मिलता है, तो अश्वघोष के नाटकों से मिलता है। तो यह भी प्रश्न है। मागधी के मगध देश के भाषा ही मार्कंडे सौरसेनी मागधी की भी उत्पत्ति माना है। और मार्कंडे प्राकृत सर्वस्व के कई ये हो गया है। और मागधी, साकड़ी, चांडाली और सावड़ी 3 प्रकार मिलते हैं। मागधी का प्राचीनतम भाषा अश्वघोष के नाटकों से मिलता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अश्वघोष के मागधी का कहाँ मिलता है, अश्वघोष के नाटकों से मिलता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भरत मुनि के अनुसार मागधी अंतःपुर के नौकरों अश्वघोष पालकों, तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि भरत मुनि के अनुसार मागधी का कहाँ से उत्पत्ति माना है, तो अंतःपुर के नौकरों अश्वपालों आदि की भाषा थी, ये भरत मुनि के अनुसार। अर्धमागधी के प्राकृत संबंध में जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया कि यह मध्य देश सुरसेन और मगध के मध्यवर्ती देश अयोध्या कौशल की भाषा है अर्धमागधी। और श्री जिंदा सगनी महत 7वीं शताब्दी में ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ निशित चूर्णी में अर्धमागधी को मगध देश के अर्ध प्रदेश की भाषा में निबंध होने के कारण बताया है। तो इसको हम नोट में ऐड कर सकते हैं। अर्धमागधी का निशुचीर्ण, ये कहीं भी आ सकता है।
यह नोट्स में कर सकते हैं कि श्री जनिदा सगिन महत्व, ये और ये अर्धमागधी मगध के अर्ध प्रदेश की निबंध के होने के कारण अर्धमागधी कहा जाता है। मगध देश के अर्ध प्रदेश की भाषा में निबद्ध होने के कारण अर्धमागधी का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ है। अर्धमागधी का प्रयोग जैन साहित्य में हुआ है। भगवान महावीर का संपूर्ण धर्मापदेश इसी भाषा में निबद्ध है, अर्धमागधी में। मागधी नहीं दिया जाएगा, जैन साहित्य का अर्धमागधी दिया जाएगा। ये कंफ्यूजन होती है कि अर्धमागधी लगाए, दोनों ऑप्शन दिया जाता है तो अर्धमागधी है जैन साहित्य का कि मागधी है, तो अर्धमागधी है जैन साहित्य का, यह याद रखना है। और जैनियों ने अर्धमागधी को आरसी ऋषि भाषा आदि भाषा का नाम से भी अभिहित किया है। तो यह प्रश्न बनेंगे कि जैनियों का कहाँ से माना है, तो अर्धमागधी आरसी भाषा से, आरसी ऋषि भाषा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आदि भाषा है, या नोट बना सकते हैं। डॉक्टर जोकोवी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा प्राचीन महाराष्ट्री कहकर मराठी का नाम दिया है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अर्धमागधी को जेठ राजपूत एवं सेठों की भाषा बताया है। फिर अपभ्रंश के बारे में देखते हैं। अपभ्रंश तृतीय प्राकृत है, तो अपभ्रंश को यह भी ध्यान, कौन सी प्राकृत माना जाता है, अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत माना जाता है। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भाषाओं के बीच कड़ी है, इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा माना है। भर्तृहरि के वाक्पदीय के अनुसार सर्वप्रथम ब्याडी ने संस्कृत के मानक शब्दों का भिन्न संस्कार युक्त, भ्रष्ट और अशुद्ध दोनों अपभ्रंश की संज्ञा दी है भर्तृहरि ने। तो शब्द संस्कारहीनो यो गौरी रीति प्रयुज्यते तम प्रभ्रंश मिच्छन्ति विभिष्टार्थ निवेशिनम। तो संस्कृत को के शब्द को 2-3 बार ध्यान में रखना है कि कहाँ पर यह उपयोग हुआ है, क्योंकि संस्कृत के शब्द आते हैं और ऐसे ही दोहा दे दिया जाता है कि ये भर्तृहरि का है। इसी भाषा से आरसी ऋषि भाषा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आदि भाषा है, या नोट बना सकते हैं। डॉक्टर जोकोवी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा प्राचीन महाराष्ट्री कहकर मराठी का नाम दिया है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अर्धमागधी को जेठ राजपूत एवं सेठों की भाषा बताया है। फिर अपभ्रंश के बारे में देखते हैं। अपभ्रंश तृतीय प्राकृत है, तो अपभ्रंश को यह भी ध्यान, कौन सी प्राकृत माना जाता है, अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत माना जाता है। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भाषाओं के बीच कड़ी है, इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा माना है। भर्तृहरि के वाक्पदीय के अनुसार सर्वप्रथम ब्याडी ने संस्कृत के मानक शब्दों का भिन्न संस्कार युक्त, भ्रष्ट और अशुद्ध दोनों अपभ्रंश की संज्ञा दी है भर्तृहरि ने। तो शब्द संस्कारहीनो यो गौरी रीति प्रयुज्यते तम प्रभ्रंश मिच्छन्ति विभिष्टार्थ निवेशिनम। तो संस्कृत को के शब्द को 2-3 बार ध्यान में रखना है कि कहाँ पर यह उपयोग हुआ है, क्योंकि संस्कृत के शब्द आते हैं और ऐसे ही दोहा दे दिया जाता है कि ये भर्तृहरि का है कि शब्द संस्कारहीनो गौरी रीति प्रयुज्यते। तो गौरी रीति के भर्तृहरि का ध्यान में रखना है कि भर्तृहरि ने लिखा है। ताम्रभंश मच्छन्ति, इस प्रकार से कुछ मेन सेंटेंस ध्यान में रख के याद किया जा सकता है, क्योंकि संस्कृत के पद याद नहीं रहते हैं। तो गौड़ी रीति, ताम्रभंश, ऐसे ये है, तो ये भर्तृहरि का है। ब्याडी की पुस्तक का नाम लक्षा है, तो ये भी प्रश्न बनेगा, क्योंकि उन प्रश्न कभी ऐसे होता है तो कहाँ से आया है, तो ये आएगा। ब्याडी की पुस्तक का नाम लक्ष्योलोकात्मक संग्रह दुर्भाग्यवश अनुपलब्ध है। तो बदलते हुए पैटर्न से हम कहीं भी एक नज़र डालें और उसको नोट कर लें, और 1-2 बार देखा हुआ रहेगा तो वहाँ पर हम कर सकते हैं प्रश्न।
तो ब्याडी पुस्तक का नाम लक्ष्य श्लोकात संग्रह है, दुर्भाग्य। फिर आगे, अभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। अभ्रंश का प्रयोग कहाँ मिलता है? का सब सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि में मिलता है। महाभाष्य ने अपने अभ्रंश का प्रयोग अभ्रंश के समानार्थक के रूप में किया है। भूयाम सो पस सो पस शब्दा सो सो पस शब्दा सो प शब्दा अलि अल्पियासा शब्दा इति। तो एकस्य ही शब्दस्य बहवो प्रभंसा। तो अभ्रंश में तो ये संस्कृत के शब्द ध्यान में रखना है। अभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं, जिसमें अभ्रंश को विभ्रष्ट भी कहा जाता है। फिर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अभ्रंश का उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा में अभ्रंश शब्द का प्रयोग चंड 6ठी शताब्दी में ने अपने लक्षण ग्रंथ में किया है। ना लोपो वैसे ये आएगा संस्कृत के पद, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में अभी कुछ भी आ सकता है। तो या ना लोपो कुछ भी स्किप करने का नहीं है। सभी एक एक दो दो बार इसको बार बार रिवीजन करने से एग्जाम में आ सकता है। यदि नेट सेट को तैयार क्रैक करना है तो हमें सभी पर ध्यान रखना ही होगा। कंपटीशन बहुत है, कट ऑफ हाई जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ने अभ्रंश का नाम पहले पहलवल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। उसने अपने पिता गुसेन विक्रम संवत 650 से पहले संस्कृत प्राकृत अभ्रंश तीन कवियों में तीनों का कवि कहा है। तो फिर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखिए, ये तो उसमें भी आ सकता है, आदिकाल में भी है। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अभ्रंश नाम पहले पल्लवी के राजा तारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने पिता गुसेन विक्रम संवत 650 के पहले संस्कृत प्राकृत वंश तीनों का कवि माना है। तो यह प्रश्न बन चुका है और आगे भी बनेगा। भामा ने काव्य अलंकार में अभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्य उपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया। संस्कृतम प्राकृतम छंदपभ्रंशम इति त्रिधा। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अभ्रंश को नाना का भाषा कहा है। तो ना ये प्रश्न बन सकते हैं कि ये देखे कि कहाँ से आया है। तो यूजीसी नेट में अभी तो ऐसे ही आ रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। आचार्य किशोरी दास ने ये ना का आएगा भाषा किन्होंने दिया है, तो आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने नाना भाषा का प्रयोग किया है। आचार्य दंडी काव्य दर्श में समस्त वाग्य में को संस्कृत प्राकृत और मिश्र इन चार भागों में विभक्त किया है। तो संस्कृत का पद्य देखते हैं। तद तदेतत् वाग्मयं भूयं संस्कृतं प्राकृतं तथा अभ्रंश चौमिश्र चेत्याचतुर्विधम्। तो हम डिटेल से इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि अभी बदलता हुआ पैटर्न है। अभी कहीं कहीं से थोड़ी थोड़ी मैटर से नहीं आ सकता है, क्योंकि कुछ भी पढ़ के जाते हैं वहाँ तो ऐसा लगता है कि अपन ने कहाँ से आ गया क्वेश्चन, और हम तो पढ़ के गए बेकार कुछ भी। आचार्य दंडी ने काव्यदर्श में अभ्रंश की अभीर कहा गया है। अपराधी गृता। आचार्य दंडी ने क्या कहा? अभारी राधि गृता काव्यस्य अभ्रंश इति स्मृता। अभ्रंश को भी ये है दंडी का, आचार्य दंडी ने कहा है। काव्यस्य अभ्रंशम आभारिदा गृता।
अभट्ट अभट्ट आदि नाम पुकारा है। निम्नलिखित विद्वानों ने अपभ्रंश को भेद बताए हैं। नामी साधु का है उपनागर, अपभ्रंश के भेद हैं। नामी साधु का है, तो यह इंपॉर्टेंट है। नामी साधु का मार्कंडेय, योगकोवी और तागेर, नामर सिंह। नामवर सिंह पूर्वी और पश्चिमी है, तो यह ध्यान में रखना है। नामी उपनागर अवीर है, राम। मार्कंडेय नागर उपनागर प्राचर है, और योगकोवी पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी है, उत्तरी पश्चिमी है। तागेर दक्षिणी दक्षिणी भाषा है। नामवर सिंह पूर्वी और पश्चिमी है। डॉक्टर स्मृति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के विकास की स्थिति माना है। इनके अनुसार छठी और 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृत का अपभ्रंश माना हो रहा होगा। मागधी अपभ्रंश के बाद मागधी अपभ्रंश है। तो यह याद करने का है फ्रेंड्स। ये नामी साधु उपनागर अवीर अवग्राम है। मार्कंडे नगर उपनगर है, नागर उपनागर और ब्राचर है। और यौक कवि का पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी है, तो यह मिलान में आ सकता है। और तागेर पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी है। नामवर सिंह का पूर्वी और पश्चिमी है, तो यह याद करने का है। बार बार ये देखने से याद होगा। तागेर पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी 3 का है, और योकोवी का पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी उत्तरी। ये से इस प्रकार से याद रखेंगे कि योकोवी का चारों है, तो ये चारों लगा देंगे। तागेर का 3 है, और नामवर सिंह का 2 है, पूर्वी और पश्चिमी, ईस्ट और वेस्ट। मार्कंडे का है और ये नामी साधु, ये पुराने जो हैं उनका है ये उपनागर अवीर और ग्राम। और मार्कंडे जी का नागर उपनागर ब्राचर है। तो थोड़ी सी डिफरेंट मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसलिए इसको ध्यान में रख सकते हैं इसको। फिर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। तो यह वक्तव्य में आ सकता है कि छठी और 7वीं शताब्दी में क्या है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, इनके बारे में तो क्योंकि ये प्रमुख लेखक हैं। सुनीति कुमार चटर्जी व्याकरण के अपभ्रंश के भारतीय आर्य भाषा के विकास की स्थिति माना है इन्होंने। और इनके अनुसार छठी और 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृतिक का अपना अपभ्रंश रहा होगा। छठी और 11वीं शताब्दी के बारे में कहा है। मागधी प्राकृत के बाद मागधी अपभ्रंश। फिर अर्धमागधी अर्धमागधी प्राकृत के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी प्राकृत के बाद सौरसेनी अपभ्रंश एवं महाराष्ट्रीय प्राकृत के बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश आदि है। अपभ्रंश की ध्वनियाँ डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपभ्रंश की ध्वनियों का वर्गीकरण किया है। तो उदय नारायण पहले ग्रियर्सन के द्वारा देखे थे, फिर अब उदय नारायण तिवारी के द्वारा। तो अ आ ई उ ओ और दीर्घ हर्ष में क्या आएगा? आ ई उ और स्वर। व्यंजन में है क वर्ग, क वर्ग, ता वर्ग, मूर्धन्य, ट, त, ये। इसमें हर समय कंफ्यूजन होती है, एक उठा कर दे दिया जाता है। तो इसमें देखो ये भी दिया हुआ है, 4 है, 5 है, 5 5 है और 2 है, तो टोटल 30 है। अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण उष्म स और ह है, स ह है, अंतस्थ य र ल व है, स पूर्वी अपभ्रंश है, और त थ द न पूर्वी अपभ्रंश है। त थ द ध और न जो है ये पूर्वी अपभ्रंश है, 5 माना है। तो ये किनके द्वारा है? ये उदय नारायण तिवारी के द्वारा है। स्वर वर्गीकरण, ध्वनियों का वर्गीकरण है उदय नारायण तिवारी के द्वारा।
तो 30 व्यंजन है इनके द्वारा। अपभ्रंश भाषा का महत्वपूर्ण विशेषताएं। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा भी कहा जाता है। अब तो ये आएगा प्रश्न में, अपभ्रंश को कौन सी भाषा कहा जाता है? तो उकार बहुला, अपभ्रंश को उकार बहुला कहा जाता है। अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी, अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र प्रसर्गों का प्रयोग होने लगा है। अपभ्रंश में दो वचन और लिंग स्त्रीलिंग है। अवहट्ट अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच कड़ी अवहट्ट को कहा है। और अवहट्ट शब्द प्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया है। तो ये आदि काल में है दिया हुआ है, तो यहाँ भी व्याकरण में भी है। आधुनिक आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा देखते हैं। आधुनिक आर्य भाषा में क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक आर्य भाषा सर्वप्रथम डॉक्टर AFR हार्नले ने किया है। आधुनिक आर्य भाषा का हार्नले ने किया है। उधर महाराष्ट्री का भी हार्नले ने किया था, तो यह ध्यान रखना है। डॉक्टर हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया। तो फिर यह भी ध्यान में रखना है सभी का वर्गीकरण किस किस तरह से किया है। तो ये होगा पूर्वी गौड़ियन हार्नले के अनुसार पूर्वी हिंदी बंगला असमी उड़िया, पश्चिमी गौड़ियन पश्चिमी हिंदी राजस्थानी, और पूर्वी गौड़ियन और पश्चिमी गौड़ियन तक आज हुआ। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू। लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये और किस प्रकार से आपके समक्ष तथ्यों को लाया जाए। मैं प्रयास करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, फ्रेंड, थैंक यू।